नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अपनी शुरुआत के साथ ही आयकर विभाग की नई वेबसाइट जो है वो कई दिक्कतों का सामना कर रही है। कल हम जानते हैं कि कल इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स विभाग की। काफी यूजर्स की शिकायत आई, लेकिन कल से लगातार और उसके बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस और उनके चेयरमैन नंदन नीलेकणी से इन खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा है। कंपनी की तरफ से इन खामियों को जल्द ठीक करने का भरोसा भी दिलाया गया है। आपको बता दें कि 2019 में अगली पीढ़ी की इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम तैयार करने का ठेका इन्फोसिस को दिया गया था। इसका मकसद रिटर्न की प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो है उसमें लगने वाले 63 दिन के समय को घटाकर 1 दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था। साथ ही नई वेबसाइट में रिटर्न प्रक्रिया को आसान भी बनाया गया था। वेबसाइट कल ही लॉन्च की गई थी, लेकिन यूजर्स को इस साइट को एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। वित्त मंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। आयकर विभाग का ई फाइलिंग पोर्टल जो है 2.0, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, सोमवार रात 8:45 पर लॉन्च किया गया था। मुझे अपने टाइमलाइन पर इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उम्मीद है कि इन्फोसिस और नंदन नीलेकणी हमारी करदाताओं को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता के मामले में निराश नहीं करेंगे। करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके बाद नंदन नीलेकणी ने भी ट्वीट कर वित्त मंत्री को इस मामले में जवाब दिया है। नया ई फाइलिंग पोर्टल फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान और यूजर के अनुभव को बेहतर बनाएगा। निर्मला सीतारमण जी, हमने पहले दिन ही कुछ टेक्निकल समस्याएं देखी हैं और उन्हें हल करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्फोसिस को शुरुआती गड़बड़ियों के लिए खेद है और उम्मीद है कि इस हफ्ते के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, यहाँ पर कल ही वेबसाइट लॉन्च हुई है और माना जा रहा था कि इससे जो यूजर्स हैं, जो करदाता हैं, उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। एक तरह से जो इतना लंबा वक्त लगता था उस सबसे निजात मिलने जा रही है। लेकिन किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं इन्फोसिस के सामने इस वेबसाइट को लेकर? देखिए अदिति, पिछले हफ्ते से ही लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से आम लोगों को, टैक्स पेयर्स को ये जानकारी दी जा रही थी कि 7 तारीख से ये लॉन्च होगा, सोमवार से। और सोमवार सुबह से ही बहुत सारी जानकारियां मैं देख रहा था, ट्विटर पर लोग कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये पोर्टल कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। पूरे दिन पत्रकार भी वित्त मंत्रालय से पूछते रहे कि देरी क्यों हो रही है, क्या लॉन्च जो है वो टल गया है। पर आखिरकार 8:45 पर सोमवार रात को जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो उसने काम करना शुरू किया, उसे अपलोड किया जा सका। पर उसके बाद फिर से जो पहले 12 घंटे का अनुभव है, जिसके बाद वित्त मंत्री ने ये सवाल उठाया है, उसमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें आम यूजर्स की तरफ से आई हैं। देखिए, ई फाइलिंग जो है आपके टैक्स का एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। अदिति, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आप जैसे जो टैक्स पेयर हैं, अगर हम अपनी निजी जानकारी, बैंक खातों की जानकारी, अपनी कमाई की जानकारी साझा कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो मेरा विश्वास है उस पोर्टल पर वो अच्छा है, मजबूत है, तभी मैं उस व्यवस्था का, उस सुविधा का उपयोग करूंगा। पर इसमें हुआ यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो लॉगिन करने की कोशिश की वो लॉगिन नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस थे जो ठीक से खुल नहीं रहे थे। जो दूसरी सुविधाएं आमतौर पर इनकम टैक्स पेयर्स को मिलती हैं इस तरह के पोर्टल्स पर, आईटी पोर्टल्स पर, वो सुविधाएं दिखती तो थी, लेकिन जब उसका कोई इस्तेमाल करने की कोशिश जब लोगों ने की तो वो ठीक तरीके से काम उसने नहीं किया। बहुत सैकड़ों लोगों की ये शिकायतें थी। और आप मान लीजिए कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक तौर पर ये बात कहती हैं कि इन्फोसिस को जवाबदेही लेनी होगी और व्यवस्था को मजबूत करना होगा, तो इससे कितनी ज्यादा चिंता है सरकार को, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही है कि जितनी ज्यादा सुविधा और सरलता होगी टैक्स कलेक्शन में और टैक्स फाइलिंग में, उतना ज्यादा सरकार का राजस्व बढ़ेगा इस संकट के दौर में। और ऐसे में इस तरह की जो ग्लिचेस हैं उससे सरकार में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं कि अगर बहुत सारे लोग ई फाइलिंग पर नहीं आए तो क्या उससे आगे चलकर रिटर्न्स पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रक्रिया है एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है और टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को आगाह किया है कि इन्फोसिस को जल्दी जो भी गलतियां और कमजोरियां दिखाई दे रही हैं ई फाइलिंग पोर्टल में, उन्हें जल्दी दूर करना होगा, जिससे कि लोगों का विश्वास मजबूत हो और ई फाइलिंग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। आदित्य, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो इस पोर्टल का मकसद तो यही था कि जो यूजर्स हैं, जो करदाता हैं, उनको आसानी हो। लेकिन फिलहाल शुरुआती दिक्कतें कुछ आ रही हैं और नंदन नीलेकणी ने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर इन सभी समस्याओं को सुधार लिया जाएगा। अब तक हम एक देश एक वैक्सीन पॉलिसी
एक देश एक वैक्सीन की कीमत की बात भी कर रहे थे कि एक जैसी कीमत उसकी होनी चाहिए, लेकिन एक देश में एक ही वक्त में कोरोना के मरीज के उपचार को लेकर दो गाइडलाइंस यहां पर सामने आ रही है। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है तो दूसरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर है। क्या है ये पूरा माजरा, देखते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कौन सी गाइडलाइन है जिन्हें पालन करना है, जिनको हमें आगे लेकर जाना है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। दो तरह की क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है और दूसरी गाइडलाइन जो है वो डीजीएचएस की वेबसाइट पे है। इसमें दोनों में फर्क ये है कि दोनों गाइडलाइन सिमिलर नहीं है। किसी में आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हटा दिया गया है, भाप लेने की जो बात कही गई उसको हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर, गाइडलाइन को लेकर कंफ्यूजन है कि किस गाइडलाइन को माना जाए, और दो गाइडलाइन एक ही वक्त में, एक ही देश में, एक ही समय पे कैसे मुमकिन हो सकता है सर, कोविड के 19 पेशेंट्स को लेकर? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों की दृष्टि में इस मंच से कंटिन्यूड बेसिस पर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच समय इवॉल्व हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने एज पर द इवॉल्विंग एविडेंसेस फ्रॉम द नेशनल टास्क फोर्स चेयर्ड बाय सर पॉल सर, डीजी आईसीएमआर, उनके लेवल पर, और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विच इज हेडेड बाय डीजीएचएस, उनके लेवल पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑल एक्सपर्ट्स कम टू ए कॉमन क्लैरिटी, फिर वह मंत्रालय में आती है, जिसको मंत्रालय में एग्जामिन करने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाया जाता है। जवाब मिला, पर सवाल फिर भी वही है कि जब बदलाव को लेकर चर्चा का दौर चल रहा था तब डीजीएचएस की वेबसाइट पर गाइडलाइन आखिर डली कैसे? स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 24 मई की गाइडलाइन है, जबकि डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर 27 मई की। इसमें डीजीएचएस की वेबसाइट पर नई गाइडलाइन में एचसीक्यू और आइवरमेक्टिन दवाई को इलाज से हटाया गया है। वहीं गाइडलाइन में स्टीम, एंटीबायोटिक लेने का कोई जिक्र नहीं, जबकि ये सब स्वास्थ्य मंत्रालय वाली गाइडलाइन का हिस्सा हैं। टोसिलीजुमैब डोजेज को डीजीएचएस ने बढ़ाया है। डेक्सामेथासोन के डोजेज में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन से बदलाव है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो ये कहा जाता है कि आप गरारे करिए और यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशन, हमारे प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नई गाइडलाइन पर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि उस पर काम चल रहा है। जब वो फाइनल नहीं है तो वेबसाइट पर कैसे है? जवाब सुनिए। जिस आप डाउट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस डीजीएचएस साहब की वेबसाइट पर की गई हैं, दे आर वर्क इन प्रोसेस, जिसको नेशनल टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलोंग विद डीजीएचएस साहब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसे ही उन गाइडलाइंस को सारे एक्सपर्ट्स एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जब वो भेजी जाएंगी, तब अगर बेस्ड ऑन द इमर्जिंग एविडेंस कोई नया चेंजेस लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। ऐसी चूक से चिंता बढ़ सकती है। जब शोध खोज चर्चा चल रही हो तो ऐसी गाइडलाइन को क्या पब्लिक करना चाहिए? ये सवाल आपके हवाले। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोविड महामारी जानलेवा तो है ही, इसने खौफ और चिंता को भी बढ़ा दिया है। लोगों को हर वक्त एक डर रहता है कि उनको या उनके परिवार के लोगों को कोरोना ना हो जाए। प्रियजनों के साथ छूटने का, अकेले रह जाने का, नौकरी छिन जाने जैसे न जाने कितने डर हैं जो लोगों को घेर रहे हैं। मानसिक रोग के मरीजों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है और ये वक्त किसी खास उम्र के लोगों पर असर डाल रहा है ऐसा नहीं है। हर उम्र के लोगों पर मानसिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक खास रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा घाव किया है। मुंबई के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि पिछली लहर की तुलना में इस साल मानसिक रोग वाले मरीजों की संख्या 500% बढ़ी है। हर उम्र के लोगों पर इसका असर पड़ा है। कम से कम 500% बिल्कुल बढ़ गया है। रोज कम से कम 4-5 मरीज को मैं लाइव देखता हूँ, वर्चुअल नहीं, जिनके घर में कुछ हुआ है, जिनको बहुत डर लगता है, जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं, जिनको बहुत गुस्सा भी आती है। एक 35 साल का कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है
जिनके घर में 5 लोग गुजर गए। वो बिल्कुल स्तब्ध है, वो शॉक में है, उसे पता नहीं क्या हुआ, खाना नहीं खाता है, बात बिल्कुल नहीं करता है। और जब लोग आते हैं उसके पास तो लोग उसको बेवकूफ़ी की जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, अभी भूल जाओ, आगे चलो, तुम्हारे बच्चे के प्रति देखो। और वो इतना शॉक में है कि वो किसी से बात नहीं करता है। जब मेरे पास आया, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मैंने कंधे पर हाथ रख के कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बस इतना ही कहा। वो रो पड़ा। और एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जब वो रोते हैं तो उनको मत रोकना, कभी भी ऐसे मत कहना आगे देखो, बच्चे के प्रति देखो, जो हो गया, चुप रहो, रोने दीजिए, साथ दीजिए। हर एज ग्रुप में तकलीफें आ रही है। अगर बच्चों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, डेली रूटीन खराब हो रही है, मोबाइल्स एंड डिवाइसेस पे गैजेट्स की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अगर बड़ों की बात की जाए तो काफ़ी चिंता सताती है, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है। अगर बड़े और बुजुर्ग की बात की जाए तो अकेलापन महसूस होता है। जो वो बाहर जा पाते थे, एक रूटीन एस्टैब्लिश था, किसी से मिलना जुलना, वो सब कम हो गया है। तो इसकी वजह से काफ़ी, अगर ओवरऑल बात करें तो काफ़ी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हुआ है। कई अस्पतालों से जुड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अनुपम बोराडे बताते हैं कि कईयों में अनहोनी की आशंका ऐसी बढ़ी है कि वो अपनी वसीयत तक तैयार करा रहे हैं या पक्का कर रहे हैं कि उनके बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी के नाम जरूर दर्ज हों। सीनियर सिटीजन्स में ये चिंता अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिखती है, क्योंकि अभी विल के लिए जो फिटनेस के लिए जो आते हैं, विल की वैलिडिटी के लिए पहले साइकेट्रिक फिटनेस की ज़रूरत होती है। उनमें देखा जाता है कि साइकेट्री की इलनेसेस है क्या, मानसिक संतुलन है क्या, और अगर संतुलन है तो विल अच्छी तरह से बन सकता है। सीनियर सिटीजन से ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तब तक आप थोड़ा सा विल बनाने के लिए थोड़ा सोचिए। इतनी घाई अगर चिंता की वजह से हो रही है विल बनाने की, तो थोड़ा चिंता को जाने दीजिए, थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए। साइकोथेरेपी कर लीजिए, पहले अपने काउंसलर से बात कर लीजिए। काउंसलर्स के बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट जैसे मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, और मेडिसिन्स के बाद में जब भी सारे सिम्टम्स चले जाएं, उसके बाद में आप विल के लिए रेडी हो जाएं। इस घातक लहर में मनोचिकित्सक खुद भी तनाव में हैं। मेरे घर में भी 2 मृत्यु हुए हैं। एक मृत्यु अभी जून 4 को है, मैं बताऊंगा नहीं किसका। और मुझे ख्याल करने के लिए मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ, रोता हूँ उनके सामने। व्यायाम मैंने बंद नहीं किया, प्राणायाम मैंने बंद नहीं किया, और लोगों को एजुकेट करने का जो प्रयास है मैंने कभी बंद नहीं किया, और जिससे मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखता हूँ। डॉक्टर्स जो हैं, मैं यहाँ पे इसके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग इम्यून नहीं हैं मेंटल इलनेस के लिए। हमको भी स्ट्रेस हो सकता है, और अगर स्ट्रेस होता है तो हमें भी मदद लेने की ज़रूरत है। मनोचिकित्सक मांग कर रहे हैं कि जिस तरह कोविड टास्क फोर्स कई राज्यों में बनी है, ठीक उसी तरह हर जगह मेंटल टास्क फोर्स भी बने, ताकि इस अदृश्य दुश्मन से भिड़ने की तैयारी बड़ी और असरदार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।